देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में? प्रेफरेंस शेयर वाला इलस्ट्रेशन 5 illustration illustration 6 क्या बोला? The following are the extract from the balance sheet of ABC Limited. एबीसी लिमिटेड का एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिया जिसमें शेयर कैपिटल है 40,000, इक्विटी शेयर 10 ईच, फुल्ली पेड 4 लाख। तो 40,000 शेयर 10 ईच करके 4 लाख ही होगा। 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, फुल्ली पेड 1 लाख। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऑन 1 Jan 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो 2 मेथड होता था, इसमें कौन से मेथड से करने का सोचा है? 2 मेथड था ना, शेयर इशू करके और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें ये वाला कौन सा है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब ही तो रिजर्व का यूज हो जाएगा ना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। अच्छा, तो अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ता है? आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। आउट ऑफ प्रॉफिट होने का मतलब ही है सीआरआर मेंटेन करना ही पड़ेगा। और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, शेयर इशू करते तो उससे भी क्रेडिटर का जो मतलब क्रेडिटर का प्रोटेक्शन मिल जाता है उससे भी। ठीक है, अच्छा तो कर इलस्ट्रेशन 6 इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा एंट्री करने के लिए कि सीआरआर कितना क्रिएट होगा? ठीक है, तो सीआरआर कितना क्रिएट होता है हमेशा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितना है? तो फिर कितना सीआरआर क्रिएट होगा? तो उसके लिए सीआरआर कहाँ से क्रिएट होता है? फ्री रिजर्व से, है ना। तो क्या क्या लोगे? क्या कैपिटल रिजर्व ले सकते हैं? नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या ले सकते हैं? जनरल रिजर्व और पीएल, जितना चाहिएगा ले सकते हैं। दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं, आगे पीछे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एंट्री करो। तो पहले ड्यू एंट्री कर लेते हैं। कब होगा रिडम्पशन? 1 Jan 2023। तो 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएगा। तो फिर प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में क्रेडिट होके रहता है, रिडीम हो जाएगा तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ लेकिन कैपिटल ही लिखना होता है। ठीक है, जब शेयर कैपिटल होगा तो कैपिटल ही, मतलब यहाँ प्रेफरेंस शेयर सिर्फ लिख के छोड़ दोगे तो उसका मतलब अलग हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा। 2 रुपीज में, इसका मतलब ये रुपीज में बताएगा। टू प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? होल्डर। ठीक है, होल्डर को देना है 1 लाख रुपीज। तो बीइंग अमाउंट ड्यू।
अच्छा, अब हम लोग क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमें सीआरआर क्रिएट, तो सीआरआर यहाँ पर वर्किंग नोट नहीं बना रहे, तुम लोग चाहो तो बाद में बना लेना, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना, तो कितने का सीआरआर बनेगा 1 लाख। ठीक है, तो 2 सीआरआर, सीआरआर लाइबिलिटी होता है, मतलब कोई भी रिजर्व लाइबिलिटी होता है ना, तो 1 लाख हो जाएगा। कहाँ से बना सकते हैं, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व में से क्या ले सकते हैं, जनरल रिजर्व और पीएल। तो जनरल रिजर्व 75 और पीएल से भी लेना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 और पीएल हो जाएगा 20, बी सीआरआर क्रिएटेड। अब पेमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, कितना लिखना है, 1 लाख, जितना ड्यू हुआ है उतना पे होगा। बीइंग अमाउंट बस ये 3 एंट्री होगा, और तो कुछ नहीं है। ये वाला इलस्ट्रेशन 7, इसमें बोला है सी लिमिटेड हैड 3,000 12% redeemable preference share of 100 each fully paid up. The company had to redeem these shares at 10% premium. तो 3,000 शेयर्स है 100 ईच करके, तो 3 लाख होगा। ये तो पे करना ही पड़ेगा, ये तो टूवर्ड्स कैपिटल है, प्लस प्रीमियम भी देना पड़ेगा, क्योंकि बोला हुआ था 10%, यानी 3 लाख का 10%, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 3,30,000। अब कैसे पे होगा, बोल रहे इट वॉज डिसाइड बाय द कंपनी टू इशू फॉलोइंग 25,000 इक्विटी शेयर। तो आउट ऑफ क्या हो रहा है, शेयर। और बोल रहे डिवेंचर भी इशू किया है, कर सकता है, बट डिवेंचर इशू करके जो पेमेंट आएगा, सॉरी जो मतलब अमाउंट रिसीव होगा, वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम के काम में नहीं लगा सकता है, वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, करने को कंपनी कर सकता है, लेकिन ये पैसे को इस काम में नहीं लगा सकता है। तो किया है तो एंट्री कर देंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो होगा, लेकिन हाँ, लेकिन इस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, तब बाकी सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नॉमिनल वैल्यू में 3 लाख चाहिए, इधर कितना बन रहा है, 25,000 इंटू 10 2.5 लाख हो रहा है, तो सीआरआर कितने का बनेगा, 50,000। ठीक है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दो मेथड का कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। अच्छा, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब वो शेयर का बात हो रहा है, एंड ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड। द कंपनी, मतलब पैसा भी दे दिया उनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और पैसा जो रिसीव होने वाला था डिवेंचर होल्डर एज वेल एज शेयर दोनों से मिल गया। कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, ये देखो बोल दिया, मतलब सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट है, सीआरआर क्रिएट कर सकते हो जर्नल एंट्री करने। ये भी आसान है, ज्यादा कुछ तो नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, कौन सा एंट्री करें, शेयर इशू का एंट्री और डिवेंचर उसके बाद कर देता हूँ। तो बैंक डेट तो कुछ है नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिख के फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 25,000 इंटू 2,50,000 बीइंग शेयर इशू। फिर इसके बाद डिवेंचर का लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर। इसमें 1,000 डिवेंचर था, 100 मतलब 1 लाख। डी डिवेंचर इशूड। अच्छा, अब जो है प्रेफरेंस शेयर को डील करो, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट, ये कितना आया था 3 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो भी आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 3 लाख का 10%, 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000 being amount due। अच्छा, अब प्रीमियम को पहले राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, तो इधर ही दिखा रहे थे प्रीमियम का राइट ऑफ का एंट्री क्या हो जाएगा, कहाँ से प्रीमियम राइट ऑफ होगा, देखो लिखा हुआ सेक्शन 133 कंपनी हुआ तो उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक कंसेप्ट आता है, बाकी तो फ्री रिजर्व से, यहाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तो बोल दिया है सिंपल कि हमारे पास क्या है सफिशिएंट प्रॉफिट, तो पीएल यूज करना पड़ेगा एंट्री में, सीआरआर क्रिएट में भी पीएल यूज करना है, इसमें भी पीएल यूज करना है, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और सफिशिएंट है तो जहां जितना जरूरत है उतना उतना यूज कर लेंगे, 30,000 का जरूरत है 30,000 मिल जाएगा, इसका मतलब सफिशिएंट है, तो बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट होगा तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल डेबिट टू सीआरआर, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, तो सीआरआर कितने का बनेगा, इसका भी वर्किंग नोट नहीं बना रहे तुम लोग, बाद में बना लेना, 3 लाख का बनेगा ना, नॉमिनल वैल्यू तो यही वाला होता है, जितने से कैपिटल डेबिट होता है हमेशा वही नॉमिनल वैल्यू होता है। ओ अच्छा, शेयर भी तो इशू हुआ है, अच्छा ठीक है, तो 3 लाख में से 2,50,000 चला जाएगा 50,000, तब तो वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है, 50,000 पीएल में तो बोला सफिशिएंट रहेगा तो ये लिख दिया, ठीक है, पीएल डेबिट टू सीआरआर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब 3,30,000 बीइंग अमाउंट पेड। अच्छा, इसका सीआरआर वाला जो वर्किंग नोट है वो ऐसे होगा, यहीं पर कर देते हो जाएगा, ये लाइन हटा दो, वर्किंग नोट नंबर 1 सीआरआर प्लस फ्रेश इशू प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल क्या होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, तो सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो जाएगा, कितना शेयर इशू हुआ है 25,000, और प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो देखो यहाँ पर कितना नंबर था ये वाला 7, हाँ, तो ये 10 है, और पार पे ही इशू हुआ है बोला था, तो फिर यहाँ पर 10 ही रहेगा, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड है कितना 3 लाख, देयरफॉर सीआरआर हो जाएगा, ये ऐसे लिख दे रहे 3 लाख माइनस 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 50। तुम लोग पूरा लिख लो, मेरा यहाँ पर ही हो गया तो मैंने अब इसको उस पेज में किया। ओके, ये सब नॉर्मल था, मतलब आसान था, वैसा खास कुछ था नहीं, अब ये इलास्ट्रेशन 8, 9 और शायद 10 थोड़ा अलग हमें मिलेगा, इसमें क्या बोल रहा है देखो इलास्ट्रेशन 8 में
बोल रहा है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप एंड 1,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप इशूड ऑन 1/4/2021। तो इनके पास दो तरीके का शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। इक्विटी शेयर है 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख, और ये वाला है 1,000 इंटू 100 यानी 1 लाख। हाँ। अच्छा, फिर बोल रहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस मतलब ही फ्री फ्री रिजर्व। तो बोल रहे हैं जनरल रिजर्व में 80,000, पीएल में है 20, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000, ये 10,000 है, मतलब ये ब्रैकेट को बाद में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और टोटल कितना है उसमें 10,000, उसके बाद यहाँ सेमीकोलन दे रखा है। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में है 10,000 जिसमें से नॉट फ्री है 5,000, तो फ्री कितना है 5,000। ठीक है। Securities premium 2,000, cash at bank 98,000. Preference shares are to be redeemed at a premium of 10%, and for the purpose of redemption, the director are empowered to make fresh issue to equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus. मतलब पहले CRR बना लेंगे, फिर जितना जरूरत होगा उतने का हमें क्या बनाना है, उतने का शेयर इशू करना है। ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व, लेकिन जनरल रिजर्व में हमेशा कितना बैलेंस रख देना है, जनरल रिजर्व में था कितना, अब रखना कितना है 20, तो फिर इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लग गया कितने का 20 का, यूटिलाइज कितना कर सकते हैं फ्री 60, हाँ 60। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि विच अच्छा ये हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, मतलब वही 20,000 का बोल रहा है जनरल रिजर्व, ये हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्री तो पास कर देंगे, लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन हो गया, इस रेस्ट्रिक्शन के वजह से हम लोग सीधा सीधा हर एक जगह से जितना चाहिए उतना अमाउंट तो ले नहीं सकते। ठीक है। तो पहले रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना सीआरआर क्रिएट करेंगे, बाकी अमाउंट के लिए क्या करेंगे फिर इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ठीक है। तो पहले इसमें तो वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा, बिना वर्किंग नोट बनाए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है। तो वर्किंग नोट हम लोग कैसे बनाए, तो देखो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम इक्वल इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, हाँ वो तो होगा, इधर सीआरआर भी आएगा और इधर क्या आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम, ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना कि दोनों चीज ही आएगा, मतलब दोनों कंबाइन करके ही हम लोग रिडम्पशन कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अब सीआरआर में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है, तो उस रेस्ट्रिक्शन को हम किधर दिखाएं, पहले समझाने के लिए इधर दिखाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि प्रेजेंटेशन जैसे होना चाहिए। तो देखो हम लोग सीआरआर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, देखो हम लोग के पास जनरल रिजर्व है, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो जनरल रिजर्व कितना है 80,000, जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड कितना है। ठीक है। तो फिर हम लोग यूज कितना कर सकते हैं 60,000। अच्छा, अब जनरल रिजर्व के बाद देखो पीएल है। ठीक है। पीएल 20,000, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा बोलो तो, पहले पीएल से मुझे प्रीमियम के लिए राइट ऑफ का पैसा उठा लेना है। ठीक है। तो राइट ऑफ के लिए कितना चाहिए, मतलब प्रीमियम राइट ऑफ के लिए कितना चाहिए, कितना प्रीमियम में राइट ऑफ होगा 10%, कहाँ लिखा है ये रहा 10%। ठीक है। तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कितना है, हाँ 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000, तो ये यहाँ से, 10,000. हाँ ये यहाँ से ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये हम लोग यूज कर सकते हैं सीआरआर के लिए। ठीक है। ये सीआरआर के लिए यूज कर सकते हैं, ये सीआरआर के लिए कर सकते हैं, अब जितना लगेगा उतना करेंगे बट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसमें तो खुद बता दिया है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो है 10,000, जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है 5,000, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है 5,000, जो कि हम लोग सीआरआर के लिए यूज कर सकते हैं। ये समझ में आएगा तो हम लोग यहाँ पर सीआरआर के लिए लिख सकते हैं। सबसे पहला बात है कि नॉमिनल वैल्यू शेयर टू बी रिडीम्ड कितना होगा 1 लाख, 1,000 शेयर कितना करके 100 रुपए करके रिडीम होना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हो, अब इसको कैसे लिखोगे 80,000 माइनस 20,000 ऐसे करके। ठीक है।
अच्छा तो 60, पहले देखो पूरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 60,000 तो चाहिए क्योंकि मुझे तो यहाँ 1 लाख चाहिए, ये 10,000 भी चाहिए। 60 + 10 कितना होगा? 70। 70 + 5 कम ही होगा, तभी ना बोला शेयर इशू का बात। अगर कम नहीं होता तो शेयर इशू का बात क्वेश्चन खुद से कभी नहीं बोलता, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस कर दो 20,000 माइनस 10,000 और 10,000 माइनस, ठीक है। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल जो था वही, लेकिन मेरा जगह कम पड़ रहा था तो मैंने इसको हटा दिया। तो ये आ रहा है मेरा 80 नहीं 60 + 10 + 5। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। ये हो जाएगा 1 लाख। तो 60 70 और ये 5 75,000 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो शेयर इशू होगा उसका नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस। कुछ बोला नहीं था, देखो इस क्वेश्चन में कहीं बोला था? हाँ बोला था, पार पे इशू होगा, ये बोला था, ठीक है। पार पे इशू होगा और इक्विटी शेयर का वैल्यू इनका पहले कितना चल रहा था? 10। तो अगर नया शेयर जो इशू होगा उसका कुछ रेट ना बोले तो देखो पहले जो इशू हुआ था वही रेट मान लेंगे। तो पहले 10 था इनका नॉमिनल वैल्यू और वही 10 पे ही रिडीम हो रहा है, तो 10 और 10 में लोअर क्या होगा? 10 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10, 1 लाख माइनस 75,000। नंबर ऑफ 25,000। नंबर ऑफ शेयर्स शेयर्स टू बी इशूड 25,000 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो जाएगा? 25। बस ये मेन था इसमें। अब ये पता चल गया तो एंट्री भी कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ये जीआर का पॉइंट है, ये पीएल का पॉइंट है, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का पॉइंट है। बाकी यहाँ से भी दिख रहा है साइड में जो लिखा है। अब एंट्री करना पड़ेगा, तो क्या कोई डेट वेट था क्वेश्चन में? डेट तो कुछ था नहीं, तो नॉर्मल एंट्री करो। सबसे पहले क्या शेयर इशू करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 25,000 मतलब 2500 इंटू 10, 25,000 25,000, ठीक है। फिर इसके बाद सीआरआर क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो सीआरआर के लिए क्या लिया हम लोगों ने? जनरल रिजर्व लिया, पीएल लिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी लिया। टू सीआरआर 60,000, ये वाला 10,000 और ये 5,000, टोटल 75,000 बी सीआरआर क्रिएटेड। अच्छा अब ड्यू एंट्री करेंगे। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000 being amount due। इसके बाद प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले, उसके लिए पीएल का यूज किया था हम लोगों ने, तो पीएल डेबिट कर देंगे 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
being being premium return. फिर फिफ्थ नंबर में पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000 being amount paid. हो गया ये वाला। So, बोल रहा है कि the balance sheet of XYZ Limited as at 31st March 2021 inter alia includes the following information। जो भी है वही एक्सट्रैक्ट बोल रखा है। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर 100 इच 70 पेड अप। तो पहले बोलो क्या ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हाँ मतलब फुल्ली पेड करना पड़ेगा उसको, क्या बोलेंगे? फुल्ली पेड। तो कितना कॉल और करना पड़ेगा कंपनी को? 30 रुपीज, ठीक है। 70 तक पेड अप। 1 लाख इक्विटी शेयर 100 इज फुल्ली पेड अप, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। सीआरआर ऑलरेडी इनका बना हुआ है, तो हो सकता है कि पहले कुछ रिडेम्पशन हुआ था उससे सीआरआर बना हो। जनरल रिजर्व दिया है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। अब क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है under the terms of their issue, the preference shares are redeemable on 31st March 2022 at 5% premium. In order to finance the redemption, the company makes a right issue. तो right issue तो हम लोगों ने इससे previously पढ़ा है, ठीक है। right issue करेगी 50,000 equity share of 100 each at 110 per share। तो ठीक है, मतलब पब्लिक को नहीं देके राइट इशू करेगी, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर इशू करेगी। कितना? 50,000। उनसे ही पैसा जुगाड़ कर लेगी। एक एक शेयर कितने का है, और ये हो गया इसका इशू प्राइस, और ये हो गया नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, ₹20 कब देना है? एप्लीकेशन में 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन 1 Jan 2023। अच्छा, the issue was fully subscribed and allotment made on 1 March 2022. The money due on allotment were duly received by 31st March. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary condition of Section 55. Section 55 मतलब कौन सा वाला? तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब शेयर इशू करके क्या होना चाहिए उनका? शेयर इशू करने से तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 55 तो फॉलो हो ही गया ना। सेक्शन 55 फॉलो करने का मतलब तो दो चीज, ये देखो हम क्या लिखा, इशू ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो यहाँ तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है क्या करना, तो फिर प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा ना। शेयर इशू, अब जैसा भी शेयर इशू, उससे क्या फर्क पड़ता है राइट इशू हो या पब्लिक को हो, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है, शेयर इशू होना चाहिए, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री करने के लिए बोला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना डेट बहुत सारा दिया है, तो जब एंट्री लिखोगे तो डेट का जो है सही सही डेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला हम एक बार यहाँ पर डेट जो है दिखा देते हैं, देखो। पहले देखो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कब का था, ये 31st। ओ इग्नोर, तब तो अच्छा बात है। तब अच्छा
डेट कॉलम नहीं करना है, ये मिल गया हम लोग को। चलो अच्छा बात है, तो डेट नहीं लिखना, पर एग्जाम में ऐसा बोलेगा नहीं ला तो। अच्छा, बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर कितना था, 50,000, 70 पेड अप, तो कितना कॉल करना पड़ेगा, 30। तो पहले से कितना था, 50,000, 70 पेड अप, ठीक है। तो कितना और कॉल करना पड़ेगा, 30, ये है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल ऑन 31 मार्च। अच्छा, ये रिडीम कब हो रहा है, 31 मार्च को ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 22, अच्छा ये बैलेंस शीट लेकिन 21 का था, ये 22 को रिडीम होगा बोलता है, ठीक है। 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम के साथ, ठीक है। फिर और क्या इंफॉर्मेशन बोला था कि 50,000 राइट इशू होगा, 100 इज 110 में, ठीक है। तो राइट इशू कितना सारा हो रहा है, ये लिख लेते हैं तो बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। राइट इशू कितना होगा, 50,000 शेयर, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, इशू प्राइस कितना है, 110। अब पे कैसे होगा, एप्लीकेशन पे 20 और 35 अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25। तो बैलेंस क्या हो रहा है, मतलब 35 और मतलब 55, तो 55 ही हो रहा है, ठीक है, 55 हो रहा है बैलेंस। अच्छा, बैलेंस भी कॉल हो जाएगा, बैलेंस जो है वो 1 जन को, 1 जन 23 को हो रहा है, ये वाला कॉल होगा 1 जन 2023 को, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च 2022। अच्छा, अलॉटमेंट हो रहा है 1 मार्च 2022। The money was due on allotment were duly received by 31 March 2020। The preference share redeemed after fulfilling the necessary conditions। ठीक है, बस इतना ही बोला है, और तो कुछ बोला नहीं, यही करना। तो बैलेंस जो 1/1/2023, अब ये अगर 31 मार्च 2022 को रिडीम हो रहा है, तो ये ईयर कब खत्म होगा बोलो, 20, हाँ 31 मार्च कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को। That is pending the preference share redeemable on 31 March 2022। So ये 21 का बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। मतलब ये एक 2021 इतना, 21-22 ये वाला, फिर 22-23, तो 1 जन इसी में कवर हो जाएगा। क्या गलत हो रहा है कुछ, और रीडिंग होगा 31 March 2022 को, ठीक है। ये 22 होगा कि 21 ही होगा, 9, 22 ही तो बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइन ये 70 जो है उसको फुल्ली कॉल्ड अप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल करें, कॉल का पैसा देखा जाएगा कितना होगा, कैसे लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, हाँ तो प्रेफरेंस शेयर है नाम, लेकिन प्रेफरेंस शेयर लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे बोलो, 8% प्रेफरेंस शेयर, नहीं फाइनल कॉल ड्यू ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 30, कितना हो जाएगा, 15 लाख, बी अमाउंट ड्यू। अब सभी ने पैसा दे दिया है, तो क्या एंट्री करोगे, बैंक टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल,
बैंक टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल बीइंग अमाउंट रिसिप्ट बीइंग अमाउंट रिसिप्ट। ठीक है, तो इसके बाद लिखो रिसिप्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 15 lakh बीइंग अमाउंट रिसीव। सबसे पहले यही वाला एंट्री होना चाहिए, क्योंकि जब तक फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब तक तो रिडेम्पशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा एंट्री करोगे? राइट इशू का एंट्री कर दो। ठीक है, शेयर इशू कर रहे हैं तो राइट इशू का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें बोल दिया है कैसे करके पैसा रिसीव होगा, तो एप्लीकेशन ये सब लिखना जरूरी है। बोला था ना कि एप्लीकेशन में इतना अलॉटमेंट, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। जब नहीं बोलता है तो हम लोग डायरेक्टली टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते हैं। अभी क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना था, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख लिया है, ये देखो 20 इंटू 50,000 कितना होगा? 20 इंटू 50,000, यहाँ 20 इंटू 50,000 10 लाख। अब ये पैसा ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा। ट्रांसफर एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर, हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakh बी अमाउंट ट्रांसफर। ये वाला रिसिप्ट नहीं लिखा मैंने, बी एप्लीकेशन रिसिप्ट, और यहां पर लिखेंगे बी एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा, अब अलॉटमेंट का एंट्री होगा। अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होता है? पहले ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी था ना, ये देखो इसीलिए लिखा हुआ है मेरा सब। 10 + 25, जिसमें से प्रीमियम कितना है? 10 और 25 हो जाएगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पर 10 और यहाँ पर 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो उतना ही रहेगा 50,000। तो कितना हो जाएगा? एटा 12,50,000, और ये 5 लाख, और ये 35 इंटू 17,50,000 बी अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, फिर रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment 17,50,000 being amount received। being amount received। तो यहाँ फाइनल कॉल का एंट्री जो है ना, वो नहीं होगा। एक्चुअली वही हम देख रहे थे कि डेट का कुछ तो इशू है, देखते हैं क्या है। ओ अच्छा, ठीक है, बता फिर लिख।
देखो यहाँ पर एक्चुअली बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिखाने से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है कि रिडेम्पशन कब करना है, 31 मार्च 2022 को। इसलिए कंपनी ने क्या सोचा है कि कंपनी क्या करेगी, हाँ, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स ए राइट इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 100 इच एट इतना, ये ऐसे ऐसे करके होगा, और बैलेंस होगा 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो फिर 31 मार्च रिडेम्पशन के बाद थोड़ी ना इशू करेगी, पहले तो करेगी ना। मतलब मैंने यहाँ पर जो लिख दिया ना वो गलत प्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पर ये वाला चीज, ठीक है। मतलब रिडेम्पशन, हाँ, यहाँ पर होगा ये रिडेम्पशन, यहाँ पर होगा। तो इसके लिए, इसके पहले अब ये हम लिख सकते हैं, ये इनके पास ये डेटा लिख लेते, चलो ये था, ये डेट यहाँ से हटा देते तो ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो 31 मार्च को ये वाला रिडेम्पशन होगा, उसके लिए अभी कंपनी अपना जुगाड़ कर रही है, तो ऐसे करके। तो अब 31 मार्च के बाद आएगा ना 1/1/2023 जो है ये वाला कब, हाँ, ये 2/22 होगा, क्योंकि रिडेम्पशन कब होगा, 31 मार्च 2022 को। इसीलिए कंपनी ने शेयर इशू किया, जिसमें से एप्लीकेशन का पैसा अभी मिल जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। सिर्फ कौन सा पैसा बाद में मिलेगा, ये बैलेंस वाला। ये अगर 1/1/23 मतलब तो इस पीरियड में आ जाएगा ना। बैलेंस कॉल कब करेगी कंपनी, 1/1/2023 में, तो बैलेंस 55 का कॉल आफ्टर रिडेम्पशन करेगी। मतलब ये जो शेयर इशू हो रहा है, ये कैसा शेयर इशू हो रहा है, राइट शेयर पार्टली पेड में, ठीक है। तो वो कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अभी हम ये वाला नहीं मतलब ठीक नहीं करते, तो प्रॉब्लम क्या होता, तुम लोग फिर इसका भी एंट्री करते थे, बैलेंस का भी, इसका भी तो कॉल करना। হ্যাঁ, তাহলে এটা তো নিতে বারণ করেছে না, এখন এটা তো আমরা নিতে পারি। হুম, हाँ, ये दोनों से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में बोला है रिडेम्पशन 22 को, वो उसके लिए 31 मार्च 2022, उसके लिए कंपनी ने ये सारा अरेंजमेंट किया है, जिसमें से ये कॉल वो 1/1/23 में करेगी। तो इसका एंट्री हमारे इस मतलब 31 मार्च 2022 के अंडर तो आएगा, ठीक है। तो वो वाला एंट्री हम लोग को, ये एंट्री हम लोग को नहीं करना है, ये नो एंट्री, क्योंकि ये दूसरे वाले फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में इसका किसी तरीके का एंट्री करने का जरूरत नहीं होगा। तो इसके मतलब इसके बाद और बैलेंस कॉल वाला एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, अलॉटमेंट तक ही हम लोग का एंट्री होगा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या निकालना पड़ेगा, अब चेक करो कि सीआरआर कितना बनेगा, और जो है शेयर इशू होने के बाद वो तो चेक करना पड़ेगा ना। तो एक पेज एंट्री के लिए रखते हैं, दूसरे वाले पेज में वर्किंग नोट बनाते हैं इसमें, ठीक है। वर्किंग नोट, एक एंट्री के लिए पेज तो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू और क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो बोलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना है, 5 लाख है, 50 लाख ना 5 लाख, 50,000 शेयर्स, हाँ, फुल्ली पेड अप ना, हाँ 50, उसको 70 नहीं लिखना है, 50,000 शेयर्स 100 कर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हमें दोनों चीजें चाहिए, सीआरआर और जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो चेक करो, देखना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ, या फिर सॉरी कि इसको क्या लिखते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम, ये तो पता है कि इशू तो हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। तो बोलो क्या शेयर इशू किया इन लोगों ने इस बार, राइट शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आएगा, 50 लाख, 50, अच्छा है 50 लाख। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है, वो तो क्वेश्चन खुद बता दिया, कितना शेयर इशू किया है, 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ये देखो
इस शेयर्स का एक्चुअली इशू प्राइस कितना है 110 और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, लेकिन हम यहाँ पर कॉल्ड अप कितना हुआ है। हाँ देखो, वो बैलेंस छोड़ के बाकी पूरा कॉल हुआ है, मतलब कॉल में क्या क्या हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो कॉल्ड अप एप्लीकेशन का कितना 20 और अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम 35, इंक्लूडिंग प्रीमियम या फिर एक्सक्लूडिंग, बोल इंक्लूडिंग, तो ये कितना हो गया 55। ठीक है, तो अनकॉल्ड कितना है 55। ठीक है, 55 ही अनकॉल्ड है। अच्छा, तो मुझे क्या कंपेयर करना होता है, इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अब इशू प्राइस क्या 110 होगा, नहीं, इशू प्राइस कितना हो रहा है 55, और इस 55 का नॉमिनल वैल्यू बोलो कितना होगा, कैसे निकालोगे। इशू प्राइस में देखो, इशू प्राइस में नॉमिनल वैल्यू कितना है 20 प्लस 25 मिला के 45, और यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम बाकी कितना है 10। ठीक है, तो इशू प्राइस 55, तो नॉमिनल वैल्यू इस 55 का कितना हो जाएगा 45। 45 नहीं हुआ टोटल, नहीं समझ में आया। देखो फुल्ली कॉल्ड अप तो नहीं है ना, हम ये बोल रहे हैं ये दोनों कंपेयर करते तो फिर तो 100 लिख देते, ये कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। कॉल्ड अप कितना है आउट ऑफ 110, कॉल्ड अप कितना है 55। अब 55 में एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 35, या फिर पूरा 55 मानो, तो 55 में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 10, तो बाकी तो नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू 45। तो नॉमिनल वैल्यू 45, इशू प्राइस 55, विच एवर इज लोअर, तो क्या लोगे 45। तो वही जो बोलो, ये समझ में आया, इस क्वेश्चन में यही वाला मेन पॉइंट था, ये समझ में आया कि नहीं देख लो। और तो कुछ इसमें है नहीं, मतलब बाकी एज इट इज जैसे कर रहे वैसा है, इसमें ये स्पेशल मैटर था। तो अब बोलो क्या सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो 50,000 इंटू 45 करने से अगर 50 लाख के बराबर नहीं हो रहा है, तो फिर सीआरआर भी, तो फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है, देख लो चेक कर लो, नहीं होगा। सीआरआर कितने का बनेगा फिर, এটা কত হচ্ছে 50,000 32 लाख 22 लाख, तो फिर ये आ जाएगा, ये वाला मेन था। ठीक है, यहाँ पर ये नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, इस पे स्टार लगाओ। जब भी क्वेश्चन देखोगे तो ये पॉइंट ही समझना पड़ेगा मेन, कि यहाँ पर हम लोग कैसे करके नॉमिनल वैल्यू को फाइंड आउट किए। यहाँ पर अगर 100 से कर दोगे, अगर कोई 100 से कर दिया तो क्या उसका सीआरआर बनेगा, सोच के देखो, नहीं बनेगा ना। तो 50 लाख इधर, इधर 50 लाख मैच हो जाएगा, तो सीआरआर तो नहीं आएगा। लेकिन सीआरआर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फुल्ली पेड का कंसेप्ट नहीं है कि जो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू है वो फुल्ली पेड होना पड़ेगा, ऐसा लॉ ने नहीं बोला। ठीक है, तो हमें भी ऐसा करना नहीं है। तो फिर जितना तक इशूड है उतने तक का देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स नहीं है सर, हाँ प्लस। इसके बाद एंट्री करो, तो सर मैसेज नहीं किया क्या भूल गए मैं। बोलो इसके बाद एंट्री क्या करो। लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक किया, ये अलॉटमेंट का एंट्री तक किया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कौन सा एंट्री कर दोगे, প্রিমিয়াম ছিল কি কিছু, প্রেফারেন্স শেয়ার কেও এ করতে পারো, ডিউ করতে পারো। प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर लो, वो तो किया नहीं ना अभी तक हम लोग ने। तो प्रेफरेंस शेयर का ड्यू एंट्री करो, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कितना लिखोगे
पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा, तभी तो फुल्ली पेड किया ना। कितना हो जाएगा 35 लाख, और मतलब इंटू 100 करने से जितना आएगा 50 लाख। ठीक है, क्या ये प्रीमियम पे रिडेम्पशन था क्या? नहीं ना, ये प्रीमियम पे रिडेम्पशन नहीं था ना, तो फिर लिखा तो वही तो है, तब प्रीमियम भी एंट्री करना पड़ेगा, तो 50 लाख। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5%, मतलब कितना हो जाएगा 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना हो जाएगा 52,50,000। ठीक है, 52,50,000। इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, ये वाला लिख लिया। अच्छा, अब प्रीमियम को पहले राइट ऑफ कर दो, तो प्रीमियम को कहां से राइट ऑफ करेंगे? नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कब यूज करते हैं? जब मेरा सेक्शन 133, भूल गए। हाँ, ऐसे भी नहीं लेते, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल कंपनी मान लो। ठीक है, ये सॉरी सेक्शन 133 मान के ही करेंगे। ठीक है, तो अदर कंपनी हुआ, सॉरी अदर कंपनी हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करने के लिए बोला है ना। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 133 मानो। नहीं तो नोट दे सकते हो। ठीक है, नोट दे सकते हो, क्योंकि कुछ बोला नहीं है हम लोग को, तो नोट दे सकते हो। मैं तो उल्टा करके चलती कि ये इंक्लूड कर लेती है, मैं मेंशन कर देती। जो भी करेंगे ना हम लोग नोट दे सकते हैं, जब कुछ बोला नहीं है तो नोट दे सकते। ठीक है, तो फिर 7। तो क्या यूज करोगे बोलो? पहले चलो जनरल रिजर्व करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कब लेते हैं? सिक्योरिटी अदर कंपनी होता है। ठीक है, being right of loss on premium। अच्छा, इसके बाद सीआरआर क्रिएट करो। सीआरआर कितने का बना था? 27 लाख। तो पहले जनरल रिजर्व में ही देख लेते हैं, शायद बहुत ज्यादा ही अमाउंट है, 50 लाख है, तो बाकी तो ले ही सकते, तो उसी को यूज कर लेते। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 27,50,000 बी सीआरआर क्रिएटेड, और 10th नंबर में पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो जाएगा 52,50,000 बी अमाउंट पेड। इसके बाद लिख लियो इलास्ट्रेशन 10। ये जो क्वेश्चन किया यही वाला सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बोला है
कि सभी ने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो क्या होगा? बस एंट्री में कुछ चेंजेस होगा, वर्किंग नोट वगैरह मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है ये वाला, ये देखो, with the help of the details in illustration 9 above and further assuming that the preference shareholder holding 2000 shares failed to make the payment for the final call made under the section 55, you are required to pass necessary journal entries assuming that the shares in default are forfeited after giving proper notice। मतलब जब फाइनल कॉल किया था फुल्ली पेड करने के लिए, 2000 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया, शेयर फॉरफिट हो गया, तो एंट्री क्या होगा ये बता। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? पहले तो कॉल ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर को क्या करोगे? कॉल नहीं करोगे, कॉल करोगे फिर पता चलेगा कि सबने पैसा नहीं दिया, तो क्या करोगे? फॉरफिट करोगे। तो बोलो पहले ड्यू एंट्री क्या होगा? वो जो किया है उसी को देख देख के तो बताने से होगा। 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 15 लाख। अभी अभी किया था ना हम लोगों ने वही बात। अच्छा, अब फॉर फीचर का एंट्री क्या होता है? पहले जो पैसा रिसीव हो गया उसको क्या लिखेंगे? पहले कॉल्स इन एरियर ये सब तो करना पड़ेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल 15 लाख। मैंने और नरेशन नहीं लिखा, ठीक है तो लिख देते चलो, बी अमाउंट डी। अच्छा, अब एरियर 2000 लोगों ने 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, कितना करके था फाइनल कॉल? 30 करके था शायद। नहीं वो तो राइट शेयर इशू जो हुआ उसका, प्रेफरेंस शेयर का तो 70 था ना, उसका 30। तो 30 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा? 60। हाँ 2000, 60,000। 2000 इंटू 30 60,000, और इधर हो जाएगा इसका मतलब हाँ 14,40,000, और ये कितना सारा हो जाएगा फिर? 48,000 हो जाएगा। 50,000 शेयर्स था, उसमें से 2,000 कॉल्स इन एरियर हो गया, तो रिसीव कितने पे हुआ? 48,000। ठीक है, बी अमाउंट रिसीव। अच्छा, इसके बाद फॉरफिट करने बोला है, फॉर फीचर का एंट्री। तो बोलो फॉर फीचर का एंट्री क्या होता है? पहले कैपिटल डेबिट, जितना पैसा मिलना चाहिए था, जितना मिला, जितना नहीं मिला। तो जो मिलना चाहिए था उसको कैसे लिखेंगे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 2000 शेयर्स पे 100 मिलना चाहिए था, क्योंकि एक एक शेयर 100 का था, यानी 2 लाख। 2 लाख हो सकता। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ये कॉल्स इन एरियर को कैंसिल करेंगे। टू कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा? 60,000। अच्छा, टू शेयर फॉर फीचर, जो हम लोगों को रिसीव हुआ हम लोग वापस नहीं करते, मतलब कंपनी वापस नहीं करती, वो शेयर फॉर फीचर में जाता है। तो ये तो 2000 इंटू 30, और ये कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 70। पहले से जो 70 मिल रखा था वही तो इनका बेनिफिट हो गया, ये और वापस नहीं करने वाले। ये हो जाएगा 1,40,000। तो बी शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, शेयर फॉरफिट हो गए। अच्छा, अब ये फॉरफीचर का जो अमाउंट है इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? मतलब कैपिटल रिजर्व। अब ये रीइशू तो कुछ बोला नहीं कि एडजस्ट करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा लिख दोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,40,000। बी forfeiture amount transferred to capital reserve।
ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा एंट्री किया हम लोगों ने, जो कि क्वेश्चन का कंडीशन चेंज हुआ था। इसके बाद कौन सा एंट्री करेंगे? राइट शेयर इशू का। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो देख देख के भी कर सकते हो, जो पहले लिखा था ना हम लोगों ने, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 50,000 शेयर्स पे 20 रुपीज करके एप्लीकेशन का 10 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन रिसिप्ट। फिर इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 10 लाख। और क्या लिखना है? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये ट्रांसफर है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, सेम वैसा ही जैसा अभी किया था, सेम वैसे ही करते जाना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट भी सेम होगा, लिखना भी सेम ही है। हाँ? ये देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 35 करके 50,000 शेयर्स था, 17 लाख 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये था 10 और ये था 25, 25 इंटू 50, 12 लाख 55 लाख, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट ना, मैंने एप्लीकेशन लिख दिया, अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 17 लाख 50,000, बीइंग अलॉटमेंट रिसिप्ट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कौन सा एंट्री लिखा था? शायद ड्यू एंट्री लिखा था। प्रेफरेंस शेयर का ड्यू एंट्री लिखा था, वो लिखना पड़ेगा। तो बोलो, इस एंट्री में कोई चेंज होगा? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो इसमें चेंज नहीं होगा? क्यों? 2000 शेयर होल्डर का शेयर फॉरफिट हो गया ना, 2000 शेयर्स, तो उनको रिडीम नहीं करेंगे ना। उनको रिडीम कैसे करेंगे? जिनका शेयर ही फॉरफिट हो गया उनको रिडीम तो नहीं कर सकते। तो टोटल रिडेम्पशन कितने का होना था? 50,000 का, उसमें से 2,000 रिडीम और नहीं करेंगे ना, तो इनटू टोटल वैल्यू कितना था? 100। कैपिटल तो मेरा फुल्ली पेड अप करवा दिया था ना, बस 2,000 शेयर्स को छोड़ के, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 लाख, 48 लाख होगा ना, 100 करके था। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, बोलो वो कितना आ जाएगा? 48,000 शेयर्स, प्रीमियम का कितना बोला था? 5%। तो एक काम कर सकते हैं, इस पे 5 रुपया भी लगा सकते हैं, या फिर इस पे 5% लगाओगे तो भी हो जाएगा। 2,40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा? मतलब 105 करके देना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हो गया ना, 48,000 पे 105 करके देना पड़ेगा। 50 लाख 40,000, 100 रुपया तो देंगे, प्रीमियम का 5 रुपया, 48,000 शेयर्स पे जाएगा, बी अमाउंट डी। ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियम को राइट ऑफ करो, जनरल रिजर्व यूज कर लेते। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2,40,000,
2 lakh being loss on premium written off. अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट करेंगे तो सीआरआर कितना क्रिएट होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पेज हम रखते हैं एंट्री के लिए, यहाँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना होगा ये वाला, इसमें वैल्यू चेंज होगा, बोलो ये बताना है तुम लोग। हाँ मतलब 5,000, हाँ 5,000 माइनस, सॉरी 50,000 माइनस 2,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 48 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो है ही, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो कितना हो जाएगा 50,000 शेयर्स, और प्रोसीड्स कितना है वो बताया ना, वो तो सेम यहाँ पर वही होगा जिसपे दो स्टार लगवाया तुम लोगों से, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, कितना आता है 45। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार लगा लो, वही वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये तो वो राइट शेयर वाला है ना, तो वो ऐसा होगा। तो क्या इसमें पूरा हो जा रहा है 45 और फिर नहीं हो रहा है, तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सीआरआर ये कितना हो रहा है 50 और 45, अच्छा 22 लाख 50,000, तो सीआरआर बनाओ 48 लाख माइनस 22 लाख 50, कितना हो जाएगा 25 लाख 50,000। अब जो है सीआरआर का एंट्री करो, तो ये इतना अमाउंट जनरल रिजर्व में अवेलेबल है तो वहीं से ले लो। अच्छा, जनरल रिजर्व टू सीआरआर 25 लाख 50,000, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, और लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस जनरल रिजर्व टू सीआरआर दो ही एंट्री होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, कितना नंबर एंट्री होगा 11, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 25 लाख 50। तो जनरल रिजर्व में काफी सारा अमाउंट था, ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं, बी सीआरआर क्रिएटेड, और एंड में हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो अमाउंट कितना आ रहा है না, এইটা হবে তো 48 লাখ। तो हाँ 48 लाख, और उस पे फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो कितना होगा 40,000 था ऊपर से आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओ अच्छा, ऑलरेडी किया था कैलकुलेट। $50 लाख, 50 लाख 40 being amount
Last entry. और एक ही क्वेश्चन है ये करने के बाद, और एक क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे तो कंप्लीट हो। तो देखो The books of B Limited showed the following balance on 31st December 2023. 30,000 equity shares of 10 each fully paid, 18,000 12% redeemable preference share of 10 each fully paid, 4,000 10% redeemable preference share of 10 each 8 paid up, all shares issued on 1st April. तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेड अप है, ठीक है, यहाँ तक 30,000, 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, ये फुल्ली पेड है, और 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 ईच 8 पेड अप है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कॉल करने के लिए तो करना है, अगर दो प्रेफरेंस शेयर है, एक फुल्ली पेड अप है, एक फुल्ली पेड अप नहीं है, तो फिर कौन सा रिडीम होगा? नॉर्मली ठीक है, जो फुल्ली पेड अप है, जो नहीं है उसको कॉल करने बोलेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन तो है हमारे पास रिडीम करेगा, तो क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते हैं। जब दो प्रेफरेंस रहेगा तो अगर कॉल करने बोलेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। अब देखो क्या बोल रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज पीएल में 80,000, जनरल रिजर्व 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15, कैपिटल रिजर्व 21 फॉर रिडेम्पशन, 3,000 equity share of 10 each are issued at 10% premium. At the same time, preference shares are redeemed on 1st Jan 2024 at a premium of 2 बोला है, 2 per share. The whereabouts of the holder of 100 shares of 10 each fully paid are not known. मतलब कंपनी जब रिडीम करने जा रही है तो 100 शेयर्स का कुछ अता पता नहीं है। 100 शेयर्स मतलब अता पता नहीं है, मतलब देखो प्रॉपर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो रिडीम किसको करे? रिडीम तो किसी पर्सन को करना है ना, तो उनका डिटेल्स मिलेगा तब ना करेंगे। तो 100 शेयर्स का वेराबाउट्स नहीं मिल रहा है, तो फिर टोटल शेयर्स में से कितना रिडीम नहीं हो सकता है? ये 100 वाला रिडीम नहीं होगा, मतलब ये 18,000 में से 100 रिडीम नहीं हो पाएगा। A bonus issue of equity share was made at par. 2 shares were being issued for every 5 held on that date out of the CRR. However, equity shares issued for redemption are not eligible for bonus. बोल रहा है कि redemption के लिए जो equity share issue हो रहा है उनको बोनस नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को बोनस मिलेगा। तो इसमें बोनस का भी पॉइंट दिया, बस डेट कॉलम नहीं दिखाना है हमें, सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो फिर क्या क्या जर्नल एंट्री होगा? एक तो शेयर इशू का एंट्री होगा, ये देखो रिडम्पशन के लिए शेयर इशू हो रहा है, ये एंट्री होगा। फिर रिडम्पशन का ड्यू एंट्री होगा, फिर प्रीमियम अगर है तो उसका एंट्री होगा, और फिर देखना पड़ेगा सीआरआर क्रिएट करना पड़ रहा है कि नहीं, उसका एंट्री होगा, फिर पेमेंट का एंट्री होगा, और बोनस शेयर इशू का एंट्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें? शेयर इशू कर लेते हैं। तो शेयर इशू करेंगे, पैसा जुगाड़ होगा तब ना हम लोग रिडीम करेंगे। तो बोलो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कैसा शेयर इशू हो रहा है? बोनस, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, प्रीमियम में हो रहा है, ठीक है। 3,000 10 इज इशूड एट 10% प्रीमियम, तो 3,000 इंटू 11 हो जाएगा। 10% प्रीमियम मतलब ये 10 इंटू 3,000, और ये वाला 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 इंटू 3,000, ठीक है। तो 33,000, 30,000 और 3,000 being share issue,
अच्छा, अब जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे उसका ड्यू एंट्री कर देंगे। तो कितना परसेंट वाला रिडीम होगा? 2 शेयर्स का 12% वाला रिडीम होगा क्योंकि वो फुल्ली पेड अप है। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना शेयर है देख, 10 ईच करके 4000, तो 4000 इंटू 10 यानी 4 नहीं, शायद मैंने ना गलत देख लिया, 18,000। ये 4000 इधर वाला है, 18। और 18 की समझ अभी 18 ही लिखेंगे, ड्यू सभी को करेंगे, जब पेमेंट करने जाएंगे तब दिखेगा कि 100 का कुछ अता पता नहीं है, तब उतना आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,80,000। अच्छा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। तो 18,000 शेयर्स पे कितना प्रीमियम था बता दिया था, 2 रुपीज करके। ये देखो, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर रिडीम जब हो रहा है, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 18,000 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 2,16,000 बीइंग अमाउंट ड्यू। फिर प्रीमियम राइट ऑफ कर लेते हैं। तो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे, कितना चाहिए? 36,000। देखते हैं इनके पास रिजर्व क्या है। पीएल है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, तो जनरल रिजर्व ले लो, पीएल ले लो, जनरल रिजर्व ही ले लो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 36,000 being प्रीमियम रिटर्न। अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट होगा कि नहीं होगा वो भी तो देखना पड़ेगा, तो चेक करो। अभी एंट्री के लिए एक और पेज रखेंगे, नेक्स्ट पेज में करके देख। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो फ्रेश इशू तो वही है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना था? 3,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। अच्छा, 3,000 इंटू 10 ही होगा, 11 होगा नहीं, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इशू प्राइस 11, नॉमिनल वैल्यू 10, तो 10 ही होगा वो, और मैंने लिखा नहीं, ठीक है, तुम लोग चाहो तो लिख लेना। और यहाँ पर क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड इतना ही है। अब आगे जाके देखेंगे कि हमें पूरा नहीं देना पड़ रहा है, वो बात अलग है। अच्छा, तो 1,80,000 30,000 सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, इक्वल तो हो नहीं रहा है, तो सीआरआर बनेगा। तो सीआरआर कितने का बनेगा? 1 लाख, हाँ, -3 30,000, 1,50,000 इतने का सीआरआर बनेगा। तो सीआरआर का एंट्री करना पड़ेगा। तो सीआरआर कहाँ से बनाएंगे? फ्री रिजर्व से ना। तो इसके बाद एंट्री होगा, लिखो। जनरल रिजर्व में है अमाउंट बचा हुआ, देखते हैं। 1,80,000 था, তার মধ্যে থেকে এটা ইউজ হয়ে, ঠিক আছে। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख लिख देते हैं। 1,20,000 था, उसमें से ले लिया है हम लोगों ने पहले 36,000, तो बच रहा है 84,000। लेकिन मुझे सीआरआर के लिए चाहिए कितना? 1,50,000। तो फिर पीएल से देखते कितना मिल जाएगा। पीएल ही लेना पड़ेगा और तो कुछ नहीं। 80,000 तो कितना चाहिए?
66 lakhs. Oh, 66 lakhs. 66,000. हो जा बताओ बेटा, तो being CRR क्रिएटेड, ठीक है। अब क्या एंट्री होगा? पेमेंट का एंट्री होगा। तो पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा? टू बैंक, लेकिन अमाउंट कितना लिखोगे? 18,000 माइनस 100 इंटू 12, है ना। तो ये देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 11 तो शेयर इशू करছিল, ওটা তো যে শেয়ারটা ইস্যু হয়েছে, হ্যাঁ। तो प्रेफरेंस शेयर 18,000 था जो रिडीम होने वाला था, बट 100 को रिडीम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं है। इनटू जो वैल्यू लगेगा 12 हो जाएगा, क्योंकि बोला था ना 2 रुपए प्रीमियम पे जाएगा, प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए करके था। तो कितना हो जा रहा है? 2,14,800 बी अमाउंट पेड। अच्छा, फिर इसके बाद वो बड़ा रहेगा, वो उनका तो डील करेगा। अच्छा, इसके बाद ये बोनस इशू करो। बोनस इशू करने भी तो बोला है, बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा? निकालो कितना सारा बोनस शेयर है। रेशियो तो बता दिया है। अगर ओल्ड कितना सारा है 5, तो न्यू कितना मिलेगा? 2 सबको मिलेगा, सिर्फ नया जो अभी शेयर इशू हुआ उनको नहीं मिलेगा। तो फिर आगे जितने लोग थे सभी को मिलेगा। 30,000 इक्विटी शेयर पे मिलेगा। तो 30,000 पे कितना बोनस शेयर इशू होगा? है 12,000। और वैल्यू ऑफ बोनस 12,000, और एक एक शेयर कितना कितना करके है? 10 रुपए। 1,20,000 लिखो। इन बोलो बोनस का एंट्री क्या लिखोगे? बोनस टू शेयर होल्डर, बोलो। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कुछ दिन पहले ही तो किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 बी ओ, ये तो मैंने नेट एंट्री कर दिया, सॉरी। इसके पहले एक एंट्री होना चाहिए ना, कहाँ लिखे? पहले तो रिजर्व को कैपिटलाइज करेंगे, तो बोनस कहाँ से देंगे? फ्री रिजर्व। तो यहाँ देखो सीआरआर बना है ना, तो हम लोग सीआरआर का यूज करेंगे, क्योंकि सीआरआर देखो जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया। हाँ, नीचे बोला हुआ भी है, और अगर नहीं भी बोलेगा तो हम लोग सीआरआर यूज कर सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि सीआरआर से तो बोनस दिया जाता है। और यहाँ देखो फ्री रिजर्व से होता है ना, फ्री रिजर्व में तो बाकी सब खत्म हो गया शायद। जनरल रिजर्व और पीएल बचा है, लेकिन उससे तो पूरा काम होगा भी नहीं, ठीक है। तो जो भी हो, सीआरआर कितने का बना था, मैं उसी से देने के लिए 1.5 लाख, और हम लोग को चाहिए कितना? 1,20,000। तो सीआरआर अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट होता है ना, भूल गए बोनस का एंट्री कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,20,000 बी बोनस बीइंग बोनस मेड, ये लिख दिया। फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग बोनस अलॉटेड। तो नेट एंट्री क्या हो गया? सीआरआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब रिजर्व्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। यही तो पढ़ा था ना बोनस में, मेन तो यही पढ़ना था। और बोनस में देखो, बोनस में हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हैं
पहले क्या था, प्रेफरेंस था ना अलग अलग, सबसे पहले क्या यूज करना था, CRR, ठीक है, उसके पहले, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद फ्री रिजर्व, ऐसे करोगे का। तो वैसे भी CRR है तो पहले CRR ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट नहीं भी बोलेगा तो भी हमें क्या यूज करना चाहिए। अब CRR से कम पड़ जाता तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, उससे भी नहीं होता तो बाकी बचा, तो फिर बैलेंस करके जरूर हो जाएगा, क्वेश्चन तो वैसे ही बनाएगा। तो अब यहाँ पर बोलो ये ट्रू फॉल्स बोल रहा है, when shares are redeemed by utilizing undistributed profit, sorry distributed profit, undistributed तो नहीं दिया, an amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to capital reserve account by debiting the distributable profit. बोलो ट्रू या फॉल्स। एक मिनट, बोल रहा है कि जब हम लोग शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो अभी रिडेम्पशन हम लोगों ने तो एक ही शेयर का पढ़ा है, कौन सा, रेफरेंस शेयर। तो बोल रहा है जब यूटिलाइज करते हैं इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कि डिविडेंड दे सकते हैं, यानी कि फ्री रिजर्व, तो वो तो यूज करते ही है ना। एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम, इतना सारा क्वेश्चन किया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बोलो। CRR में होता है, ये क्या लिखा हुआ है, तो फिर इसी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। कहाँ ट्रांसफर होता है, CRR में होता है ना। अब तुम लोग बोलोगे वहां तो इश्यू ऑफ शेयर्स, वो तो कंबाइन हो रहा है, जब दोनों मेथड करना पड़ रहा है तो दोनों आ रहा है, सिंगल सिंगल भी तो हो सकता है। तो जो भी हो, रिजर्व का पूछा था तो कैपिटल रिजर्व तो नहीं होता है, कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व, तो वो वाला होगा। A company who prepare financial statement in compliance with accounting standard under section 133 of the Companies Act 2013, it cannot utilize securities premium for the purpose of providing for premium on the redemption of redeemable preference shares of the company. True, वही तो लिखा हुआ था ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग वही देख रहे थे। सेक्शन 133 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते, अदर देन सेक्शन 133 वाला कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकता है। द बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वो तो कैपिटल रिजर्व में भेजते हो ना, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स तो पढ़ चुके हो, इशू ऑफ शेयर्स, इशू, रीइशू एंड फॉरफिटेड, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये तो चैप्टर पहले पढ़ा ना हम लोगों ने, तो वहां क्या पढ़ा, वैसे भी आज भी तो किया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो हम लोग उसे कैपिटल रिजर्व में देते हैं, ना कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर बोले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो CRR का मेन यूज क्या है, मैंने बोल दिया था, आज भी CRR का मेन यूज अभी तो फिर बोनस इशू के लिए होता है, तो फिर ये वाला क्या होगा, ओ कैन नॉट भी बोला है, तब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओ नहीं, क्या यहाँ पर ठीक है, ये बोला है, तुम लोग जो बोल रहे हो वो ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था कि बोनस इशू, बट मेनली बोनस इशू के लिए होता है, इसके अलावा भी कुछ इसका यूज है कि नहीं वो देखने से पता चलेगा कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है। तो CRR का यूज जो है, कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ कर सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसका यूज बोनस के लिए तो मेनली होता है, देखते हैं अगर यहाँ लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। हाँ ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रू होगा तो है ना, हाँ हाँ ये फ्री रिजर्व नहीं है, बोनस के लिए मेन होता है, हाँ तो फिर ये ट्रू होगा, ठीक है, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते।
इसका मेन पर्पस बोनस इशू ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, ट्रू होगा। ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम किस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज टू इशू ऑफ बोनस। बोनस में पढ़े हो क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोनस में इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, हमारा सेकंड प्रेफरेंस में तो आता है। अच्छा, तो फिर कैन नॉट बी में ये तो नहीं आएगा। फिर रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर रिडीम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ प्रेफरेंस शेयर रिडीम के लिए तो यूज नहीं कर सकते, उसके प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हैं अगर अदर देन सेक्शन 133 है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए तो दो ही उपाय, या तो सीआरआर क्रिएट करो या तो इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। और वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का मेन ये कुछ यूज है, ये पता होना चाहिए। ये देखो, ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तो होता है बोनस इशू के लिए, ठीक है, बोनस इशू यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये देखो, टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज। मतलब सीधा सीधा बोनस इशू के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। फिर बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कुछ ऐसा एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट वगैरह जो कि शेयर या डिवेंचर इशू करते वक्त हुआ था, ठीक है। मतलब डिवेंचर या शेयर इशू करवाते वक्त डिस्काउंट करने से उसका लॉस, कमीशन अगर हम लोग अंडरराइटर के हेल्प से, मतलब कमीशन एजेंट के हेल्प से शेयर इशू करवा रहे हैं तो उन्हें कमीशन देना पड़ता है। तो इस तरीके का कोई भी खर्चा उसको राइट ऑफ करने के लिए। हाँ, इसके बाद यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट, थर्ड वाला, ये वाला, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन और पेड, हाँ, इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये तो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम जो मैंने अभी बोला कि ये एंट्री, ये तुम लोग जो ट्रू फॉल्स में, सॉरी ऑप्शन बी क्यों होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बट वो रिडेम्पशन ऑफ क्या है, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो ये, और ये देखो, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, मतलब इसको बोलते हैं बाई बैक, ठीक है, बाई बैक। लेकिन अगर ये देखो सेक्शन 52 अगर है, ठीक है, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है ये इस तरीके से यूज हो सकता है। लेकिन अगर सेक्शन 133 है तो फिर ये पॉइंट बी और डी का यूज नहीं कर पाएगी। ये लिखा हुआ सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कैन नॉट अप्लाई द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ बी एंड डी। मतलब बी मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, और डी का मतलब रिडेम्पशन ऑफ। ये तो लिखवाया हुआ है तुम लोग को कि अगर सेक्शन 133 है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं करेगी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। यही तो सेक्शन 55 बोल के लिखवाया हुआ है। ये देखो, ये तो मैंने लिखवा दिया, क्या लिखा हुआ। अच्छा, तो इसके बाद इसका मतलब वो ऑप्शन क्या होगा फिर, कंफर्म, वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये वाला एस लिमिटेड इशू 2010% preference shares 100 each at par 1 for 2022 which are redeemable at a premium of 10% for the purpose of redemption. The company issued 1500 equity share of 100 each at a premium of 20% per share. At the time of redemption of preference shares, the amount to be transferred by the company to the capital. तो बोलो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिया, सीआरआर ने 50,000, देखते हैं क्या आंसर है। हाँ, बोल तो रहा है 50,000 ही होगा, तो बोलो 50,000 हो रहा है कि नहीं सकता। सीआरआर इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। तो बोलो नॉमिनल वैल्यू कितना होगा प्रेफरेंस शेयर का, 2000 इंटू 100 कितना, 2 लाख। अच्छा, कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है, कितने का, 1500 इंटू 100, तो 1,50,000। तो 2 लाख चाहिए, उसमें से 1,50,000 का जुगाड़ हो गया। तो और कितना चाहिए सीआरआर से। तो अभी हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में भी इसी का ही प्रैक्टिस करवाया था, अभी क्वेश्चन में भी यही सब किया तुम लोगों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सीआरआर के लिए क्या यूज नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व,
अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ का देखो, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अभी दिखाया था, बोलो। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस, तो बोनस के लिए तो यूज कर सकते हो। परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटीज, राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी, परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटीज तो होता है, अभी तो बोला। बाई बैक, बाई बैक, बाई बैक, इसका मतलब तो बाई बैक है, बाई बैक भी तो अलाउड है बाई बैक के लिए। राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी नहीं होता है, प्रीलिमिनरी लॉसेस होना चाहिए। बिजनेस का डे टू डे का लॉस राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर बिजनेस शुरू होने के पहले जो एक्सपेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। तो लॉस की जगह अगर प्रीलिमिनरी लॉस होता तो फिर बोलते कि हाँ ये भी चलता है, बट ये वाला फिर इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी, किसमें यूज नहीं कर सकते ये वाला, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोलो। हाँ, डिवेंचर तो नहीं होता है, आज ही बोला ना, एक क्वेश्चन में आया। और ये वाला फिक्स डिपॉजिट, ये ऐसा तो कुछ कंसेप्ट होता ही नहीं कि फिक्स डिपॉजिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पैसा यूटिलाइज करके कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। प्रोसीड्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऐसा कुछ होता ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख ऑलरेडी इशूड आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% बाय इशू ऑफ shares amounting 1 lakh at a premium of 10%, the amount to be transferred to CRR, बोलो CRR में कितना जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो कैसे होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम कितना है, 2 लाख। अच्छा, प्रीमियम तो इससे राइट ऑफ होगा, जनरल फ्री रिजर्व से, जो लॉ बोला है लॉ तो फॉलो करना, प्रीमियम उसी से राइट ऑफ। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, CRR प्लस फ्रेश इशू, तो CRR कितना है, सॉरी फ्रेश इशू कितना है, 1 लाख। प्रीमियम 10%, प्रीमियम तो आएगा ही नहीं, नॉमिनल वैल्यू आएगा, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, CRR कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिवेंचर वाला पॉइंट जो है, हम एक बार नोट लिखवा देते ताकि तुम लोग को याद रह जाए, बस यही लास्ट लिख पाएंगे, कुछ नहीं, वो नोट डिवेंचर वाला, ठीक है। इन केस ऑफ redemption of preference share when the company choose the option of fresh issue, such fresh issue should be issue of shares, fresh issue of फ्रेश इशू ऐसे लिख देते हैं, नॉट इंक्लूड इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को कभी कंसीडर नहीं करना है रिडम्पशन के काम पे, ठीक है। बाकी इशू कर सकती है कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए डिवेंचर का इशू कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, लॉ इसका परमिशन नहीं देता।
ठीक है, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करते हैं। तो अभी का टाइम है